चलिए अब हम अपनी नियोप्लेजिया यूनिट में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे लेक्चर नंबर 7। देखो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ नियोप्लेजिया। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ फैक्टर सिग्नल्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखो ट्यूमर सप्रेसर जीन का इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, वो रेगुलेटेड होती है 2 जीन से। एक होती है प्रोटोऑन्कोजीन, एक होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से सेल में एक बैलेंस, आपकी बॉडी में बैलेंस ग्रोथ होती है। लेकिन मान लो अगर प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाए, वो भी म्यूटेशन कैसा, गेन ऑफ फंक्शन वाला, तो अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा तो प्रोटोऑन्कोजीन ज़्यादा सिग्नल देंगे सेल की ग्रोथ को, तो सेल ओवर प्रोलिफरेट होंगे। वहीं अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसमें भी म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, तो ये इनहिबिट नहीं कर पाएंगे उस ओवर प्रोलिफरेटिव ग्रोथ को, जिसकी वजह से नियोप्लेजिया या कैंसर होने के चांसेस आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कैंसर को रोकने में। ठीक है, चलिए अब देखो ये कुछ जीन्स हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन जो आपको पता होने चाहिए। एक है 53 इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन है, रेटिनोब्लास्टोमा मतलब आरबी जीन, NF1 जीन, ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमिन 1 जीन, न्यूरोफाइब्रोमिन 2 जीन, और एक है BRCA1 BRCA2, एक है WT विल्म्स ट्यूमर 1 जीन और विल्म्स ट्यूमर 2 जीन। ठीक है, और एक है APC जीन और ये है P10 जीन, ये है CDH1 जीन। तो ये इंपॉर्टेंट जीन्स है जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है। ठीक है, जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए। देखो ये जो P53 है ये लोकेटेड होता है 17p क्रोमोसोम पर। P मतलब शॉर्ट आर्म, तो ये 17 क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पर लोकेटेड होता है। देखो इसको याद रखना मुश्किल है, इसलिए इसको ऐसे याद रखना। देखो P53 है ना, P53, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। अब 8 को आप 1 + 7 करके लिख सकते हो ना, तो देखो 1 और 7 मतलब ये 17 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। बाकी P मतलब शॉर्ट आर्म, तो देखो इसके नाम में भी P शब्द आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि P53 जो है वो लोकेटेड होता है 17 क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पर। अब देखो रेटिनोब्लास्टोमा 13q पर लोकेटेड होता है, मतलब 13 क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म पर। अब इसको याद रखना भी मुश्किल है, तो देखो रेटिनोब्लास्टोमा में R भी आ रहा है, तो देखो आप R को इस तरह से लिख सकते हो ना, ध्यान से देखो ये R को इस तरह से, ठीक है, तो ये 3 बन सकता है। देखो 1 3 मतलब ये 13 क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है आरबी जीन। R को आप 13 की तरह लिख सकते हो। ठीक है, चलिए देखो NF1 लोकेटेड होता है 17 क्रोमोसोम पर। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, देखो ये है NF1। अब देखो अगर F को उल्टा कर दो तो ये तो 1 तो एज इट इज रहेगा, F उल्टा कर दोगे तो ये 7 की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो NF1 लोकेटेड होता है 17 क्रोमोसोम पर, इसको आप ऐसे याद रख लेना। बाकी NF2 22 क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है, इसको कैसे याद रखोगे, देखो NF2 है ना। ठीक है, देखो 2 को एज इट इज लिखो, बाकी NF में कितने लेटर हैं, 2, तो हो जाएगा 2 2। ठीक है, तो NF2 लोकेटेड होता है 22 क्रोमोसोम पर, इसको ऐसे याद रख लेना। बाकी BRCA1 BRCA2 ये 17q और 13q पर लोकेटेड होते हैं, तो उसको ऐसे याद रखना। देखो ये 1 है BRCA1 प्लस BRCA2 है, तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, वहीं देखो ये 17 है और ये 13 है, तो इसको अगर प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो BRCA1 BRCA2 मिलाकर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, वहीं 17 और 13 मिलाकर कितना हो जाएगा 30। तो इस तरह से थोड़ा बहुत याद रह सकता है आपको। ठीक है, चलिए अब देखो विम्स ट्यूमर देखो ये है विम्स ट्यूमर। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो विम्स ट्यूमर 1 हो या विम्स ट्यूमर 2 जीन हो, दोनों ही 11p पर लोकेटेड हैं, तो आप देखो इसको बड़े ही आसानी से समझ सकते हो। देखो विम्स ट्यूमर को इस तरह से लिखते हैं WT। अब देखो अगर आप दोनों तरफ डंडा खींच दो तो एक
किसकी तरह लगेगा 11। तो ध्यान रखना WT1 WT2 जीन लोकेटेड होता है 11p क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो W से आपको पता चल जाएगा कि ये 11 पर लोकेटेड है, ठीक है। चलिए बाकी APC में देखो P आ रहा है, P मतलब 5, तो ये क्रोमोसोम नंबर 5 पर लोकेटेड होता है। P10 मतलब 10 क्रोमोसोम पर ये लोकेटेड होता है। कैडरिन CDH1, ये आपको याद करना पड़ेगा कि CDH1 लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे P53 के बारे में। चलिए सबसे पहली चीज़, P53 जो है वो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। दूसरी चीज़, ये 17p क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। इसको याद रखने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ, और इसको ऑल्सो नोन एज पुलिसमैन ऑफ जीनोम, गार्जियन ऑफ जीनोम, गेट कीपर ऑफ जीनोम, मतलब इन अ सिंपल वर्ड इट इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ जीनोम, ठीक है। तो इसके 3 नाम है, पुलिसमैन ऑफ जीनोम, गार्जियन ऑफ जीनोम, गेट कीपर ऑफ जीनोम। ये तीनों नाम इसलिए हैं क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है आपके जीनोम को। मान लो आपका जीनोम मतलब DNA डैमेज होगा, तो इस डैमेज DNA को रिपेयर कौन करेगा? P53, इसलिए इसके 3 नाम दिए गए हैं। चलिए अब देखो, मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन है इन ह्यूमन कैंसर। ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ P53। चलिए देखो फंक्शन ऑफ P53 क्या होता है। मान लो आपका एक सेल है, आपका सेल में DNA डैमेज होता रहता है। अब जो DNA है आपका डैमेज होता रहता है, वो रिपेयर होता है P53 के द्वारा, ठीक है। तो P53 जो है आपके डैमेज DNA को रिपेयर करता है। कैसे करता है समझो। मान लो किसी भी कार्सिनोजेन की वजह से आपका DNA डैमेज हो गया। अब आपका DNA डैमेज हो जाएगा तो सेल को पता चलेगा कि आपका DNA डैमेज हो गया। उसके बाद जो P53 मॉलिक्यूल है वो आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा। P53 जीन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद P53 जीन सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले ये इनहिबिट करेगा सेल साइकिल को। जो आपकी सेल साइकिल है वो इनहिबिट हो जाती है, और ये इनहिबिट किस मॉलिक्यूल के द्वारा होती है? ये होती है P21 के द्वारा, ठीक है। जैसे ही सेल साइकिल इनहिबिट हो जाएगी, उसके बाद जो DNA डैमेज है उसको आप रिपेयर करना चालू करोगे, और ये DNA डैमेज रिपेयर किस मॉलिक्यूल के द्वारा होगा? ये होगा GAD45 के थ्रू। समझो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। आपका DNA डैमेज हुआ, जैसे ही आपका DNA डैमेज हुआ तो P53 मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में एक्टिव हो गया। मतलब नॉर्मली P53 मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही आपका DNA डैमेज होगा, ये P53 जीन या P53 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर P53 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये स्टिमुलेट करेगा P21 को और GAD45 को। अब ये अगर P21 क्या होता है? आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि सेल साइकिल के 2 इनहिबिटर होते हैं। एक होते हैं सिप-किप फैमिली इनहिबिटर, एक होते हैं INC-ERF4 फैमिली इनहिबिटर। सिप-किप फैमिली में आते थे P21, P27, P57, ठीक है। तो ये क्या है? P21 क्या है? ये CDK इनहिबिटर है। अगर CDK को इनहिबिट कर देगा तो सेल साइकिल भी इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना। अब सोचो, आपका मॉलिक्यूल, आपका DNA डैमेज हुआ, आपने सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया, उसके बाद आप रिपेयर करना चालू करोगे। फिर GAD45 जो है ये रिपेयरिंग का प्रोसेस करता है, ठीक है। चलिए, तो P53 जो है आपके DNA को रिपेयर करता है। रिपेयर करने से पहले वो सेल साइकिल को इनहिबिट करता है ताकि अच्छे से रिपेयर हो पाए, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर मान लो इफ P53 अनेबल टू रिपेयर, अगर P53 रिपेयर ना कर पाए तो क्या होगा? तो एपोप्टोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को ये बढ़ा देगा। अब अगर एपोप्टोटिक जीन के एक्सप्रेशन को ये बढ़ा देगा, मतलब बैक्स ये एपोप्टोटिक जीन होते हैं, जिसकी वजह से हो जाएगा एपोप्टोसिस, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो समझो बात को, आपका DNA डैमेज हुआ, P53 मॉलिक्यूल एक्टिव हुआ, P53 ने सबसे पहले P21 को स्टिमुलेट किया, P21 ने सेल साइकिल को इनहिबिट कर दिया, फिर इसने GAD45 को स्टिमुलेट किया, GAD45 ने DNA रिपेयर कर दिया। यह है नॉर्मल मैकेनिज्म। अब मान लो किसी वजह से
P53 उस डीएनए डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाया, तो वो जो डीएनए डैमेज है वो तो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हम उसको अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। अब रिमूव करने के लिए हमें एपोप्टोसिस करना पड़ेगा। अब एपोप्टोसिस करने के लिए हमें एपोप्टोटिक जीन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही एपोप्टोटिक के जीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज कर जाएगा तो सेल एपोप्टोसिस कर जाएगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मल फंक्शन ऑफ P53। लेकिन परेशानी कब आती है? परेशानी तब आती है जब P53 ना ही रिपेयर कर पाए उस डीएनए डैमेज को और ना ही एपोप्टोसिस कर पाए। अब सोचो, जो आपका डैमेज डीएनए है वो सेल ना ही रिपेयर हुआ और ना ही वो आपकी बॉडी से रिमूव हुआ, वो आपकी बॉडी में एज इट इज है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे सेल्स को भी डैमेज करेगा, दूसरे सेल्स को भी अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, जो MDM2 मॉलिक्यूल है वो रेगुलेट करता है P53 मॉलिक्यूल को। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, P53 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में लेकिन वो इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो MDM2 मॉलिक्यूल है वो इससे बाइंड किया हुआ होता है, जिसकी वजह से P53 इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही डीएनए डैमेज होता है MDM2 मॉलिक्यूल हट जाता है, फिर P53 एक्टिवेट हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी में नॉर्मली P53 इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एसोसिएशन में है MDM2 मॉलिक्यूल। तो MDM2 मॉलिक्यूल जो है वो रेगुलेट करता है P53 मॉलिक्यूल को। और ध्यान रखना, अगर MDM2 मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो P53 का एक्सप्रेशन या P53 की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। वहीं MDM2 मॉलिक्यूल की एक्सप्रेशन कम होगा या MDM2 मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में कम होगा तो P53 की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए वहीं देखो, वही बात है, अगर MDM2 मॉलिक्यूल इंक्रीज है तो P53 की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। वहीं MDM2 मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में डिक्रीज है तो P53 की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब MDM2 मॉलिक्यूल नेगेटिव रेगुलेशन करता है P53 मॉलिक्यूल का, ठीक है। चलिए समझो, अब देखो, अगर जर्म लाइन म्यूटेशन हो जाए P53 में, देखो ये P54 नहीं है, ये P53 है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। तो अगर जर्म लाइन म्यूटेशन हो जाए P53 मॉलिक्यूल में तो हो जाता है ली-फ्रोमेनी सिंड्रोम। और ली-फ्रोमेनी सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ध्यान रखना। बाकी इसमें बी वाले कैंसर होते हैं, मतलब ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ठीक है। चलिए, और एक बात और ध्यान रखना, ये जर्म लाइन म्यूटेशन मतलब इनहेरिटेड म्यूटेशन। मतलब जो ओवा है या स्पर्म है उसमें से जो जीन है P53 का वो डिफेक्टिव है, तो उसको आप कहते हो जर्म लाइन म्यूटेशन। मतलब जो जाइगोट बना है वो डिफेक्टिव बना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम RB जीन। उससे पहले P53 के बारे में कुछ पॉइंट्स आप और समझ लो। देखो पहला पॉइंट, देखो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि P53 G1S और G2M चेक पॉइंट्स को रेगुलेट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ट्यूमर्स होते हैं या फिर ये कहो आप कैंसर्स होते हैं, वो कुछ कैंसर तो कीमोथेरेपी को या रेडियोथेरेपी को रेस्पॉन्ड करते हैं और कुछ कैंसर्स नहीं रेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब कुछ कैंसर रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो वो कैंसर जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से ट्रीट हो जाते हैं, मतलब रेस्पॉन्ड करते हैं, वो इसलिए क्योंकि P53 मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा होता है वहाँ पर, ठीक है। P53 मॉलिक्यूल की एक्टिविटी होती है वहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। जबकि वो कैंसर जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वहाँ पर P53 मॉलिक्यूल की एक्टिविटी एब्सेंट होती है, ठीक है। देखो इस पॉइंट को आप जनरली याद रखो, आगे हम चलेंगे पैथोलॉजी में, फिर समझाएंगे कि P53 मॉलिक्यूल्स किस तरह से कुछ कैंसर
कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पर रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ कैंसर क्यों नहीं करते। फिलहाल इतना ध्यान रखो, कुछ कैंसर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी पर रिस्पॉन्ड करते हैं, वो क्यों? p53 मॉलिक्यूल की वजह से। चलिए अब देखते हैं आरबी जीन, मतलब रेटिनोब्लास्टोमा जीन। ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है और ये 13q क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है और इसको गवर्नर ऑफ जीनोम भी कहते हो। ठीक है, देखो p53 को आप कहते थे गेट कीपर ऑफ जीनोम, गार्जियन ऑफ जीनोम, पुलिसमैन ऑफ जीनोम। इसको आप क्या कह रहे हो? गवर्नर ऑफ जीनोम। ठीक है, चलिए, और ये जो है ये रेगुलेट करता है G1S चेक पॉइंट को। देखो आपकी बॉडी में दो चेक पॉइंट होते हैं, एक है G1S और एक है G2M। जो G1S है वो रेगुलेट होता है आरबी जीन से, और जो G2M है और G1S है वो रेगुलेट होता है p53 से। मतलब p53 G1S को भी रेगुलेट करेगा और G2M को भी, जबकि आरबी जीन सिर्फ और सिर्फ G1S को रेगुलेट करता है। चलिए देखो, ये टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक होती है एक्टिव फॉर्म, एक होती है इनएक्टिव फॉर्म। देखो जो एक्टिव फॉर्म होती है वो नॉन फॉस्फोराइलेटेड होती है, जबकि इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो फॉस्फोराइलेटेड होती है। ठीक है, अगर आरबी जीन क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। अगर रेटिनोब्लास्टोमा जीन नॉन फॉस्फोराइलेटेड है, मतलब ये एक्टिव है, तो ये ग्रोथ को सप्रेस करेगा, तो सेल प्रोलिफरेशन इन कंट्रोल, मतलब जो सेल प्रोलिफरेशन है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर आपका रेटिनोब्लास्टोमा जीन इनएक्टिव हो जाए, मतलब फॉस्फोराइलेटेड हो जाए, तो क्या होगा? एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए। देखो जनरली क्या होता है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन आपकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, सॉरी एक्टिव फॉर्म में रहता है। एक्टिव फॉर्म मतलब आरबी जीन से एसोसिएटेड होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है E2F प्रोटीन। ठीक है, तो जनरली आपकी बॉडी में आरबी जीन एक्टिव फॉर्म में रहता है, मतलब ये एसोसिएटेड होता है E2F प्रोटीन से, मतलब ये जनरली हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में रहता है, मतलब कोई भी फॉस्फोरस इससे एसोसिएटेड नहीं है। तो ये एक्टिव है, मतलब ये अपना काम अच्छे से करेगा और सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करता रहेगा, मतलब बैलेंस करता रहेगा। लेकिन मान लो किसी वजह से फॉस्फेट आ जाए, अगर जैसे ही फॉस्फेट आता है तो ये जो E2F प्रोटीन है ये रिमूव हो जाता है, इसकी जगह आ जाता है रेटिनोब्लास्टोमा से अटैच हो जाता है फॉस्फेट। ठीक है, समझो जनरली आरबी एसोसिएटेड था E2F से, जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ तो ये जो E2F है ये निकल गया, फॉस्फेट आरबी जीन से एसोसिएटेड हो गया। अब ये जो E2F है ये सेल साइकिल को स्टिमुलेट करेगा, और जब ये सेल साइकिल को स्टिमुलेट करेगा तो ओवर प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई फॉस्फोरस नहीं है, मतलब ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है, मतलब आरबी जीन एक्टिव है तो आपकी सेल की ग्रोथ बैलेंस्ड रहेगी। यहाँ पर देखो फॉस्फोरस आ गया, मतलब आरबी जीन फॉस्फोरस के एसोसिएशन में है, तो ETF मॉलिक्यूल चला गया, तो ये हाइपर फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है, मतलब ये इनएक्टिव स्टेट में है। अगर ये इनएक्टिव स्टेट में है तो ये सेल साइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ध्यान रखो ये जो फॉस्फोराइलेशन है ना रेटिनोब्लास्टोमा जीन का, कौन करता है? ये करता है CDK मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, CDK मॉलिक्यूल जो आपने सेल साइकिल में पढ़े थे। ठीक है, चलिए अब देखो आरबी जीन का म्यूटेशन होता है तो होता है रेटिनोब्लास्टोमा, और रेटिनोब्लास्टोमा 3 टाइप्स का होता है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, ट्राइलेटरल। देखो रेटिना मतलब आई में, रेटिना आई में प्रेजेंट होती है ना, तो या तो यूनिलेटरल मतलब एक आई अफेक्टेड होगी तो उसको आप कह दोगे यूनिलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा, या फिर 2 आईज, दोनों आईज अफेक्टेड होंगी, इसको आप कह दोगे बाइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा, या फिर 3 आईज, मतलब ये 2 आईज और एक पीनियल ग्लैंड, ये तीनों अफेक्टेड होंगी, इसको आप कह दोगे ट्राइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, चलिए, तो यूनिलेटरल में 1 आई इन्वॉल्व होती है, बाइलेटरल में 2 आई इन्वॉल्व होती हैं, और ट्राइलेटरल में दोनों आंखें और एक पीनियल ग्लैंड इन्वॉल्व होती है। ठीक है, चलिए अब देखो 2 हिट हाइपोथेसिस, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। सबसे पहले
ये दी किसने थी? नटसेंस ने। इसलिए बहुत जगह आपको बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ मिलेगा नटसेंस टू हिट हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए अब देखो टू हिट हाइपोथेसिस में क्या होता है ना, जो रेटिनोब्लास्टोमा के जीन होता है, वो जीन की दो फॉर्म होती हैं, टू अल्टरनेट फॉर्म होती हैं, मतलब टू एलील्स होते हैं। तो जो दोनों एलील्स होते हैं ना रेटिनोब्लास्टोमा के, वो अफेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद ही रेटिनोब्लास्टोमा होता है। मतलब मैं समझाऊं आपको, ये एक रेटिनोब्लास्टोमा का एलील है, ये दूसरा है। तो अगर सिर्फ एक अफेक्टेड होगा, एक नॉर्मल है, तो रेटिनोब्लास्टोमा नहीं होगा आपको। रेटिनोब्लास्टोमा होने के लिए दोनों ही एलील आरबी जीन के अफेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो रेटिनोब्लास्टोमा टू टाइप्स का होता है, एक होता है फेमिलियल, एक होता है स्पोरेडिक। फेमिलियल में क्या होता है? फर्स्ट हिट बिफोर बर्थ, मतलब कोई भी चाइल्ड अगर पैदा होगा, मतलब किसी भी बच्चे का जन्म होगा, तो उसके पास आरबी जीन होगा। आरबी जीन की मान लो टू फॉर्म है एलील की, एक ये एक ये। अब अगर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास एक कॉपी एलील की डिफेक्टिव है, मान लो ये डिफेक्टिव है, ठीक है, एक कॉपी डिफेक्टिव है, एक कॉपी नॉर्मल है, तो इस बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा होगा? नहीं। हमने पढ़ा है रेटिनोब्लास्टोमा होने के लिए दोनों ही एलील इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके पास एक आरबी एलील तो नॉर्मल है, लेकिन एक आरबी एलील डिफेक्टिव है, ठीक है। तो फर्स्ट हिट बिफोर बर्थ, हिट मतलब फर्स्ट हिट मतलब जो पहला एलील है वो बर्थ से पहले ही अफेक्टेड हो गया है। फिर सेकेंड हिट आफ्टर बर्थ, मतलब जो दूसरा एलील है वो बर्थ के बाद अफेक्टेड हुआ है। आप समझो, पहला एलील बर्थ के पहले अफेक्टेड कैसे हो जाएगा? जब ओवा में या स्पर्म में जो मिलकर जाइगोट बनाएंगे उसमें डिफेक्ट है, समझ रहे हो ना। मतलब जर्म लाइन म्यूटेशन है किसमें? ओवा में या स्पर्म में, मतलब हेरिडिटरी सिचुएशन प्रेजेंट होगी फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा में, समझ रहे हो ना। हेरिडिटी कंडीशन है ये, मतलब इसकी या तो मदर अफेक्टेड थी या फादर अफेक्टेड थे, इसलिए तो बिफोर बर्थ इसका एक एलील म्यूटेशन में था, एक एलील अफेक्टेड था, अब बचा हुआ था दूसरा एलील, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अब ये बहुत सारे वायरसेस से अफेक्टेड होगा, बहुत सारे रेडिएशन से अफेक्टेड होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड होगा, जो कि कर देंगे डिफेक्टिव भी इस नॉर्मल एलील को। मतलब आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ एक एलील डिफेक्टिव हो गया, आफ्टर बर्थ ड्यू टू सम इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, सम इटियोलॉजिकल कार्सिनोमा, जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, रेडिएशन हो सकती है, ये वाला एलील भी अफेक्टेड हो गया। मतलब दोनों एलील अब अफेक्टेड हो गए, दोनों एलील अफेक्टेड हो जाएंगे तो हो जाएगा रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आई, फेमिलियल टाइप ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा में फर्स्ट एलील बिफोर बर्थ अफेक्टेड हो जाता है और सेकेंड एलील आफ्टर बर्थ अफेक्टेड होता है। फर्स्ट हिट बिफोर बर्थ मतलब पहला एलील डिसीज था या डिफेक्टिव था बिफोर बर्थ, और सेकेंड हिट आफ्टर बर्थ मतलब जो दूसरा एलील है, देखो यहाँ पर ये नॉर्मल एलील था, फिर यहाँ पर ये डिफेक्टिव हो गया, वो आफ्टर बर्थ हुआ ड्यू टू सम वायरस, बैक्टीरिया, रेडिएशन, ठीक है, जो भी है, ठीक है। चलिए अब समझो, देखो यहाँ पर लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी मतलब समझो, देखो एक बेबी पैदा हुआ, बेबी नहीं चाइल्ड, ठीक है, मान लो एक कोई चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसके पास रेटिनोब्लास्टोमा जीन होगा और उसके टू एलील्स होंगी, यह है एलील 1, यह है एलील 2। अब मान लो अगर इसको फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा है तो वन एलील तो इसका पहले से ही डिफेक्टिव है। तो देखो एक एलील जो है वो डिफेक्टिव है और एक एलील नॉर्मल है, मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जब जो बच्चा है वो पैदा हुआ उसके पास आरबी एलील है, एक एलील डिफेक्टिव है, एक एलील नॉर्मल है, मतलब दोनों एलील डिफरेंट है। दोनों एलील डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन। फिर लेटर ऑन क्या हुआ बाद में, ये अफेक्टेड हुआ किसी वायरस से या बैक्टीरिया से या रेडिएशन से, मतलब सेकेंड हिट हो गया,
सेकेंड हिट हो गया तो ये वाला एलील तो ऑलरेडी डिफेक्टिव था, फिर ये वाला एलील भी डिफेक्टिव हो जाएगा। मतलब अब दोनों ही एलील डिफेक्टिव हो गए। मतलब यहां पर होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस मतलब दोनों ही एलील सेम है, मतलब डिफेक्टिव है। ठीक है, तो देखो यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट थी, यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन एब्सेंट है। मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगस, समझो, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। समझ में आया? तो क्या होता है ना, फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा में हेट्रोजाइगोसिटी लॉस हो जाती है। देखो जब पैदा हुआ तो एक एलील डिफेक्टिव था, दूसरा नॉर्मल, लेकिन पैदा होने के बाद, बर्थ के बाद दोनों ही एलील डिफेक्टिव हो गए। मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस, मतलब जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो लॉस्ट हो गई। समझ में आया होगा उम्मीद है। चलिए, और देखा, ध्यान रखना, फेमिलियल टाइप ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा में बाइलेटरली, मतलब दोनों आंखें इन्वॉल्व होती हैं जनरली। ठीक है, और इसमें कुछ अदर कैंसर का भी रिस्क होता है, जैसे पिनियलोब्लास्टोमा, पिनियल ग्लैंड का कैंसर, ओस्टियोसार्कोमा, बोन का कैंसर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद होना चाहिए। अब स्पोरेडिक मतलब नो इनहेरिटेंस, कोई इनहेरिटेंस नहीं है। जब बच्चे का बर्थ हुआ है तो दोनों ही एलील आरबी जीन के नॉर्मल थे। देखो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, दोनों ही नॉर्मल है। मतलब बोथ हिट आफ्टर बर्थ, मतलब ये दोनों ही एलील अफेक्टेड हुए हैं, डिफेक्टेड हुए हैं आफ्टर बर्थ। मतलब आफ्टर बर्थ बच्चा बड़ा हुआ, किसी ना किसी कार्सिनोजन से अफेक्टेड हुआ, मान लो रेडिएशन हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, उसने इन दोनों एलील को डिफेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आप इसको कह रहे हो स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर नो लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी होगी, कोई भी हेट्रोजाइगोसिटी का लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो मान लो बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का बर्थ हुआ, ये एक एलील था, ये दूसरा एलील था, ये एलील भी नॉर्मल है, ये एलील भी नॉर्मल है, मतलब दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों ही एलील लगभग सेम है। फिर बर्थ होने के बाद ये फर्स्ट हिट हुआ, फर्स्ट हिट, फिर सेकंड हिट हुआ, आफ्टर बर्थ ही हुए हैं दोनों। ठीक है, दोनों हिट आफ्टर बर्थ हुए हैं। तो देखो अब ये वाला एलील भी अफेक्टेड हो गया और ये वाला एलील भी अफेक्टेड हो गया। देखो यहां पर भी दोनों एलील नॉर्मल थे तो होमोजाइगस कंडीशन थी, यहां पर दोनों एलील डिफेक्टिव हो गए, मतलब सेम है तो होमोजाइगस कंडीशन ही है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी हेट्रोजाइगोसिटी का लॉस नहीं होता है, तो नो लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। चलिए, अब देखो जनरली यूनिलैटरल होते हैं, यूनिलैटरल मतलब वन आई को इन्वॉल्व करते हैं बस। ठीक है, तो उम्मीद है टू हिट हाइपोथेसिस आपको समझ में आई होगी। हम आगे चलते हैं और देखते हैं एपीसी जीन। ठीक है, देखो ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है और ये क्रोमोसोम नंबर 5 पर लोकेटेड होता है और इसको आप गेट कीपर ऑफ कोलोनिक नियोप्लेजिया भी कहते हो। मतलब अगर एपीसी जीन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये कोलोन कैंसर नहीं होने देगा, मतलब कोलोन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को, इसलिए आप इसको कहते हो गेट कीपर ऑफ कोलोनिक नियोप्लेजिया। अगर एपीसी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो एक डिसीज होगी जिसका नाम है फैप। फैप मतलब फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। फैप क्या है? फैप एक कोलोन कैंसर है। ठीक है, चलिए, तो एपीसी जीन जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, क्रोमोसोम नंबर 5 पर लोकेटेड होता है, गेट कीपर ऑफ नियोप्लेजिया भी कहते हो आप इसको। और अगर एपीसी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो फैप डिसीज हो जाएगी, मतलब फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, जो कि कोलोन कैंसर होता है। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक्स भी है, वो निमोनिक क्या है? देखो निमोनिक है FAP, फैप सी। ठीक है, देखो ये एपीसी तो जीन हो गया, देखो एपीसी जीन हो गया। बाकी अगर एपीसी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो डिसीज कौन सी हो जाएगी? फैप डिसीज हो जाएगी।
फैप मतलब फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, और सी मतलब फैप में क्या होता है, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस में क्या होता है, कोलोन कैंसर होता है। ठीक है, तो ये एक निमोनिक है जो आपको पता होना चाहिए, फैप सी। चलिए अब देखते हैं P10 जीन। तो ये वही एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है और क्रोमोसोम नंबर 10 पर लोकेटेड होता है। 10 से आपको पता चलेगा कि ये 10 पर लोकेटेड होता है। ठीक है, वहीं अगर P10 जीन का म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है काउडेन सिंड्रोम। ठीक है, देखो 10 से पहली चीज़ ये पता चलेगी कि ये क्रोमोसोम नंबर 10 पर लोकेटेड है। दूसरी चीज़ ये पता चलेगी कि देखो 10 डेन एकदम राइम कर रहा है ना, 10 डेन मतलब P10 में अगर म्यूटेशन होगा तो काउडेन सिंड्रोम होगा। और काउडेन सिंड्रोम में जो सिम्टम्स होते हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं ये। ठीक है, ये डिसीजेज होती हैं काउडेन सिंड्रोम में। पी से हो जाएगा पॉलिप, और अगर देखो पी को ही आप बी बना सकते हो, देखो पीछे चलते हैं, देखो पी को आप बी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पी से पहली चीज़ हो जाएगी पॉलिप, दूसरी चीज़ हो जाएगी ब्रेस्ट कैंसर, और टी से हो जाएगा थायराइड कैंसर या थिकनिंग ऑफ स्किन, आपकी स्किन थिकन हो जाएगी। ठीक है, ई एन से हो जाएगा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है, चलिए अब CDH1 जीन को देखते हैं। तो ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर लोकेटेड होता है, और CDH1 जीन जो है वो ई कैडहेरिन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। CDH1 जीन जो है वो ई कैडहेरिन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। देखो CDH1 तो कैडहेरिन से C लिया, D लिया, H लिया, तो CDH1 कैडहेरिन के नाम से ही ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब सवाल आता है कैडहेरिन का काम क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो कैडहेरिन है, जो कैडहेरिन है वो ग्लू की तरह एक्ट करती है। ग्लू की तरह मतलब समझो, ये एक सेल है, 1 सेल, ये एक सेकंड सेल है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर ई कैडहेरिन होगा, ये और ये। ठीक है, तो ये एक ग्लू की तरह काम करेगी, मतलब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कराएगी। 2 सेल हैं, वो ग्रो करेंगे और फिर वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे ई कैडहेरिन के थ्रू। मतलब ये किस तरह से एक्ट कर रही है, ग्लू की तरह। ठीक है, तो पहला फंक्शन है कि ये ग्लू की तरह एक्ट करती है। दूसरा फंक्शन है ई कैडहेरिन का कि देखो मान लो ये सेल है, चलो इसको सही से बनाते हैं। मान लो एक सेल है, ठीक है, इस सेल में एक प्रोटो ओनको जीन है। ठीक है, और एक और है मॉलिक्यूल जिसका नाम है बीटा कैटेनिन। ठीक है, ये बीटा कैटेनिन है और ये प्रोटो ओनको जीन है। तो ये बीटा कैटेनिन क्या होता है ना, बीटा कैटेनिन नॉर्मली प्रोटो ओनको जीन को स्टिमुलेट करता है, और अगर प्रोटो ओनको जीन स्टिमुलेट होंगे तो सेल की ग्रोथ इंक्रीज होगी। ठीक है, सिंपल सी बात। अब ये जो बीटा कैटेनिन होता है इसको रेगुलेट करता है ई कैडहेरिन। ई कैडहेरिन, ठीक है, ये जो ई कैडहेरिन होता है ये इस बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रॉय करता है या ये कहीं इनहिबिट करता है, ताकि ये ज़्यादा प्रोटोन को जीन को एक्टिव ना कर पाए। क्योंकि अगर बीटा कैटेनिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके सेल में तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटोन को जीन को स्टिमुलेट करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा प्रोटोन को जीन स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, सेल की ग्रोथ बहुत होगी, मतलब सेल का प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब नियोप्लेजिया होने के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। तो इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, ई कैडहेरिन। और ई कैडहेरिन किस जीन से बनता है, ये बनता है CDH1 जीन। ठीक है, और देखो हमने पढ़ा है कि ये जो CDH1 जीन है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है।
मतलब ये सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। देखो CDH1 जीन ने क्या बनाया, ई कैडेरिन। ई कैडेरिन ने किसको डिस्ट्रॉय किया, बीटा कैटेनिन ने। और बीटा कैटेनिन क्या कर रहा था, प्रोटॉन को जीन को स्टिमुलेट कर रहा था। मतलब ये CDH1 जीन ने कहीं ना कहीं सेल की ग्रोथ को कंट्रोल किया है। ठीक है, चलिए तो दो फंक्शन है ई कैडेरिन के। पहला, ये ग्लू की तरह एक्ट करता है, दो सेल्स को जोड़ता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कराता है। दूसरा, ये डिस्ट्रॉय करता है बीटा कैटेनिन मॉलिक्यूल को। और ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट आपको ई कैडेरिन के बारे में या CDH1 के बारे में पता होने चाहिए। चलिए, तो देखो अगर CDH1 जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो ई कैडेरिन डिक्रीज कर जाएगा। अब ई कैडेरिन डिक्रीज कर जाएगा तो दो सेल आपस में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं कर पाएंगे, मतलब आपस में चिपक नहीं पाएंगे, ठीक है, स्टिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ई कैडेरिन मतलब ग्लू जो है वो है ही नहीं, कम है, तो दो सेल आपस में चिपक नहीं पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बीटा कैटेनिन है वो अपना फंक्शन ज़्यादा दिखाएगा, जिसकी वजह से प्रोटोऑन्कोजीन ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए देखो ई कैडेरिन ग्लू की तरह एक्ट कर रहा है। बाकी देखो, अगर ई कैडेरिन डिक्रीज कर जाएगा तो इससे दो कैंसर होते हैं, एक होता है डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर और एक होता है लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, देखो ग्लू में जी से पता चलेगा कि ये गैस्ट्रिक कैंसर है, एल से पता चलेगा कि ये लोब्यूलर कैंसर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, सॉरी लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है। ठीक है, चलिए अब देखो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन थे, तो P53 के बारे में हमने पढ़ लिया, रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में हमने पढ़ लिया, APC के बारे में हमने पढ़ लिया, P10 के बारे में भी पढ़ लिया और CDH1 के बारे में भी पढ़ लिया। बचा क्या, NF1 एंड NF2। देखो अगर NF1 जीन में म्यूटेशन होगा तो होगा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, और अगर NF2 में म्यूटेशन होगा तो होगा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। बस इतना ध्यान रखो, जैसे जैसे हम पैथोलॉजी के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी BRCA1 BRCA2 अगर इनमें म्यूटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, बाकी जब आप आगे सिस्टमिक पैथोलॉजी में ब्रेस्ट कैंसर को पढ़ोगे तो BRCA1 और BRCA2 को अच्छे से पढ़ेंगे हम, और WT1 WT2। ठीक है, अगर इनमें म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, विम्स ट्यूमर। अब आगे जब हम किडनी ट्यूमर पढ़ेंगे तो विम्स ट्यूमर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हम आगे सिस्टमिक पैथोलॉजी में काफ़ी अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, इसलिए हमने इनको नहीं पढ़ा है, बस एक ओवरव्यू लिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई भी चेंजेस चाहते हैं, कोई भी कमी लगी हो लेक्चर में, बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।